हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। और स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? पहले जान लें कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि एक ऐसा फैक्टर है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। उसी को बाद में जब क्रोमोसोम थ्योरी आई, जब क्रोमोसोम का डिस्कवर हुआ, तब वह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पर इसको जाना गया। आइए जानते हैं क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसको पब्लिश किया 1865 में, लेकिन कई रीजनों की वजह से इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे उसको अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? अनरिकॉग्नाइज, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, कुछ जान लेते हैं। लेकिन यह अनरिकॉग्नाइज कब तक रहा? 1900 ईस्वी तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? इसके पीछे रीजन है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी था। आज तो कम्युनिकेशन क्या हो गया? ईजी हो गया है। उस समय कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। और यही रीजन था कि उन दिनों इनका जो वर्क है वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। सेकेंड रीजन जो कहा जाता है कि हो सकता है जो इनका एक्सपेरिमेंट अनरिकॉग्नाइज रहा, वो ये कि इनका जो कंसेप्ट था जीन या जिसे फैक्टर था, जो एक स्टेबल और सेपरेट यूनिट था जो कंट्रोल कर रहा था एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को, और जो पेयर में एलील्स पाए जा रहे थे वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं कर रहे थे। ये भी जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। यह बात क्या नहीं किया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन क्या था? इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि नेचर में इन फैक्टरों के साथ जो वेरिएशन आ रहे हैं, वो कंटिन्यूस जो वेरिएशन आ रहे हैं इन फैक्टरों का की वजह से, इन जीन की वजह से, उसका इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये सेकेंड रीजन था जिसके वजह से इनको अनरिकॉग्नाइज किया गया। थर्ड रीजन ये था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यूज किया। अब उस समय बायोलॉजी में मैथमेटिकल एप्लीकेशन को अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया। भाई बायोलॉजी में मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन कैसे आ गया? उस समय के बायोलॉजिस्ट इस बात को मानने से मुकर गए या नहीं माने। मेंडल साहब ये मानते थे कि जो फैक्टर और
जीन से दोनों एक ही यूनिट हैं, एक सेपरेट यूनिट हैं, लेकिन यह कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया इन्होंने फैक्टर के बारे में कि फैक्टर पाया जाता थे। जो ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताते रहे उसका कोई इन्होंने प्रूफ नहीं दिया। फिर तब जा कर के 1900 में 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन टीचर मार्क। इन्होंने स्वतंत्र रूप से मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया। जो मेंडल का रिजल्ट था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, उसको इन्होंने रीडिस्कवर किया। अब ये रीडिस्कवर करने का एक और भी रीज़न है कि अब इस समय एडवांसमेंट हो गया था, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो गया था, अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए थे और साइंटिस्ट अब एबल थे कि वो केयरफुली ऑब्जर्व कर ले सेल डिवीजन में जो भी इवेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व करने में भी ये क्या थे? एबल थे। इस समय 19वीं सेंचुरी में डिस्कवरी हो गई थी जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब ये अपीयर होता है। सेल डिवीजन के पहले उस स्ट्रक्चर को, जिसको क्या बोला गया? क्रोमोसोम। यानी कि 19वीं सेंचुरी तक क्रोमोसोम की खोज भी हो चुकी थी। फिर 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस में होता है, ऐसा पाया गया। वाल्टर एंड सटन थे, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बावरी, इन्होंने नोटिस किया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है कि वो सिमिलर है या पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन के, और उसके लिए इन्होंने यूज किया क्रोमोसोम मूवमेंट टर्म का यूज किया मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब पीछे हमने क्लास में पढ़ा है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर होता है जब माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, जिसे इक्वेटोरियल सेल डिवीजन भी कहते हैं, या मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिसे हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है और याद भी करने वाली है कि जो क्रोमोसोम है और जीन है दोनों पेयर में पाए जाते हैं। और जो एक जीन के 2 एलील्स हैं वो लोकेटेड भी होते हैं, मतलब पाए जाते हैं होमोलोगस साइट पर, अनहोमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पे पाए जाते हैं। ये कुछ फिगर हैं मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन का, और उस समय क्रोमोसोम के मूवमेंट के इसमें दिखाया गया है। तो सेल साइकिल जब हम पढ़े तो उसमें पढ़े होंगे G1 फेज, G2 फेज। ये क्रोमोसोम सिंगल है, फिर इसका क्रोमेटिड बन गए, डबल हो गए, फिर ये अपोजिट पोल में मूवमेंट करते हैं, फिर ये जो क्रोमोसोम है
जब जर्म सेल बनता है तो जर्म सेल हैप्लॉइड है, तो एक एक सेल में एक एक क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। ये फिगर ये दिखा रहा है। तो ये हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी जो वाल्टर सटन और थियोडोर बाबरी ने दिया था। अगर कंपैरिजन हम करें, बिहेवियर ऑफ जो क्रोमोसोम का और बिहेवियर ऑफ जीन का, तो जीन अगर ए को मान लें या बी को क्रोमोसोम मान लें, या ए को ही क्रोमोसोम मान लें, बी को जीन्स मान लें, तो दोनों का बिहेवियर लगभग सेम है। क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं, जीन्स भी पेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम भी गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जीन्स भी गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। क्रोमोसोम भी जब सेपरेट होते हैं तो एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट सेपरेट होता है, और जीन भी एक पेयर से दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट सेपरेट होता है। तो अगर हम करेक्टरली देखें तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन ए क्रोमोसोम है या बी क्रोमोसोम है, क्योंकि दोनों के लगभग कैरेक्टर्स सेम है। लेकिन चलिए, अगर हम मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज देखें तो एनाफेज में जो है दोनों जो क्रोमोसोम पेयर हैं वो मेटाफेज प्लेट पर अलाइन मतलब आके जुड़ जाते हैं। ये देखिए मेटाफेज प्लेट पर आकर क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में, जैसे कि होता है। इसको समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्रोमोसोम को 4 डिफरेंट कलर से लेफ्ट एंड राइट कॉलम में कलर्ड कर दिया गया है। जैसे एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर ये, 4 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम राइट हैंड कॉलम में देखें तो जो ऑरेंज क्रोमोसोम है वह किसके साथ सेग्रीगेट हो रहा है, तो रेड क्रोमोसोम के साथ सेग्रीगेट हो रहा है। ये देखिए ऑरेंज वाला किसके साथ सेग्रीगेट हो रहा है, रेड वाले का साथ सेग्रीगेट हो रहा है। जबकि सटन एंड बाबरी जो थे उन्होंने कहा था कि जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं सेम वैसे ही जीन भी सेपरेट होते हैं। तो इस अगर फिगर को देखें तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर पॉसिबिलिटी फर्स्ट को देखें तो इसमें एक जो ऑरेंज, लॉन्ग ऑरेंज है और एक जो शॉर्ट ग्रीन है क्रोमोसोम है, और जबकि दूसरा जो लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है वो एक ही पोल पे है। तो जो जिस पोल पे होंगे उसी ओर सेपरेट होंगे। या तो दूसरा प्रोबेबिलिटी यह बन सकती है क्रोमोसोम अरेंजमेंट का कि एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाएं और दूसरे पोल पे एक लॉन्ग येलो और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम चला जाए। जैसे कि इस वाले में ऐसा है तो इस वाले में ऐसे।
ऐसा हो सकता है। तो मेंडल साहब ने तो ये कहा था कि जो सेल डिवीजन होता है या गैमेट फॉर्मेशन के समय, तो जो फैक्टर्स कैरेक्टर को कैरी करते हैं वो सेपरेट होते हैं और न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इसी बात को सटन एंड बावरी ने अपनी खोज के द्वारा, क्रोमोसोम की मूवमेंट की खोज के द्वारा और मेंडेलियन प्रिंसिपल को मिक्स करके इससे एक थ्योरी दिया जिसे बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन जो थे और उनके जो कॉलेजियस मतलब उनके साथ काम करने वाले थे, इन्होंने खोज किया वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं जो देखने को मिल रही होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होती हैं, वो इसको इन्होंने खोज किया। और इन्होंने जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए फ्रूट फ्लाई, जो छोटी सी एक फ्रूट फ्लाई होती है जिसका नाम है, बायोलॉजिकल नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, पर वर्क किया इन्होंने, जो कि बहुत सूटेबल होती है स्टडी के लिए, बहुत सूटेबल होती है। उसके पीछे कुछ रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये आसानी से ग्रो कर जाती हैं। सिंथेटिक मीडियम अगर हम लैब में दे दें तो उस सिंथेटिक मीडियम पे आसानी से ग्रो कर जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करती हैं बहुत कम समय में, लगभग 2 वीक में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती हैं। तो लाइफ साइकिल अगर जितने कम होगा तो उसको हम एक ही साल में उसकी कई जनरेशन को हम स्टडी कर लेंगे। एक ये भी रीज़न था। अगला जो रीज़न ये है कि ये जो मक्खी है ये एक सिंगल मीटिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रोजेनी मतलब बच्चे पैदा करती है। एक ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न है, सूटेबल रीज़न है कि आप इस मक्खी को देखकर क्लियर डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, देखकर पहचान जाओगे आप कि कौन सी मक्खी मेल है और कौन सी मक्खी फीमेल है। आसानी से पहचानना इनको क्या है, आसान है। इसके साथ साथ इन मक्खी में बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशन है जो स्टडी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ये जो हेरिडिटी वेरिएशन है हम आसानी से विथ लो पावर माइक्रोस्कोप्स की सहायता से हम देख कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन रीजनों की वजह से हम नहीं मतलब थॉमस हंट मॉर्गन ने इससे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में चूज किया। मेल स्मॉल इन साइज होता है, फीमेल लार्ज इन साइज होती है, जो फिगर में दिखाया गया है।